सो क्लास अब हम बात करने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में, जिस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। कि ये पीएच आखिरकार हमें काम कैसे आती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जो पहला टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ इसका जो पहला आपकी बुक में टॉपिक दे रखा है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स कि वॉट इफ़ आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं या किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और वहाँ पे किसी मधुमक्खी ने आपको अपने हाथ पे आके काट लिया। कभी ना कभी हमारी लाइफ में एक ना एक बार तो ऐसा ज़रूर हुआ ही है कि मेरे हाथ पे, पैर पे या बॉडी पे कहीं पे बीन है, हनी बीन है जिसे हम हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं, काट लिया हो। उसके काटने के बाद होता क्या है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सर कैसी बात कर रहे हो सर, कि क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न क्लास, क्योंकि ये जो मधुमक्खी अपने डंक से आपकी स्किन में केमिकल को इंजेक्ट करती है। केमिकल कौन सा है? दिस केमिकल इज फॉर्मिक एसिड क्लास, जिसका IUPAC नेम होता है मेथेनॉइक एसिड। और एसिड एसिड जब आपकी स्किन की लेयर्स के बीच में जाएगा तो दर्द तो होगा ही ना। ये है एक्चुअल में रीज़न। बट इस टॉपिक का नाम क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि पीएच कैसे हमारी हेल्प करेगा इस दर्द से छुटकारा पाने में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ द पेन ऑफ बी स्टिंग या फिर एंड स्टिंग। आपको वो मधुमक्खी की जगह चींटी के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि चींटी भी सेम एसिड को ही आपकी स्किन में इंजेक्ट करती है। और इस एसिड के अगर नाम की बात करता हूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में आपको काम आएगा ही, इसका जो IUPAC नेम है वो है मेथेनॉइक एसिड। और इसके अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो ये वीक एसिड है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट्स अ वीक एसिड। इस पेन से आखिरकार हम छुटकारा कैसे पाएंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्लास 7th में भी हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ा है और वहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन पढ़ा था हमने, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है वो? न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन में सर हम एसिड को जब भी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम इस एसिड के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। तो क्या सर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने हाथ पे लगा लूँ? आंसर है नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कोरोसिव एसिड है। हमें यहाँ पर एक वीक बेस चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और घर में मौजूद जो सबसे आम तौर पर या मैं कहूँ कॉमन तौर पर वीक बेस मौजूद होता है हमारे पास, वो कौन सा है? बेकिंग सोडा क्लास। हम बेकिंग सोडा की हेल्प लेंगे जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लें, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालें और एक पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को जहाँ पर भी मधुमक्खी ने काटा है उस एरिया पे अप्लाई कर लें। तो इससे सर फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो बेटा, वो जो वीक मेथेनॉइक एसिड आपकी स्किन में है, जैसे ही वो एक वीक बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो आपकी स्किन के लेयर्स के बीच में बनेगा थोड़े अमाउंट में वाटर और सॉल्ट, जो बिल्कुल भी आपको पेन नहीं देने वाला है और आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये एक जनरल इक्वेशन आप लिख के आ सकते हैं दैट वी नो दैट whenever acid is going to react with the base, it is going to produce salt and water, and thus we are going to get rid of the pain because of a reaction called as neutralization. Let me write it over here, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। मेरी आप सबसे एक और गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी मेरे समझाए हुए एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट आता है तो वो जो नीचे दिया गया कमेंट सेक्शन में ना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ, विच इज़ कॉल्ड एज टूथ डीके। डॉक्टर्स और पेरेंट्स, इवन हमारे जो दादा दादी नाना नानी, सब हमको बचपन से बोलते हैं दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश किया करो, 2 बार ब्रश किया करो। आखिरकार क्यों बच्चों 2 बार ब्रश करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या ये कोई रिवाज है 2 बार ब्रश करने का? आंसर है नहीं। इसके पीछे भी साइंस है और वो साइंस आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमारे मुंह का। दैट्स अवर लिप्स, दैट्स अवर टीथ्स। एंड मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसने रात का अपना डिनर ख़त्म किया है, ओके, और उसने ब्रश नहीं किया। क्या होगा? वो जो खाना उसने कंज्यूम किया है वो उसके टीथ्स के बीच में भी कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा। रात भर जब आप सोते हो बेटा तो आपके मुंह में
बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, और वो बैक्टीरिया इस लेफ़्ट ओवर खाने को कंज्यूम करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे एसिड को, और वो एसिड आपके जो टीथ है, दांत, उनके साथ रिएक्ट करेगा। आपके दांत पता है कौन से केमिकल सब्सटेंस के बने हुए हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये जो बैक्टीरियाज हैं इस लेफ्ट ओवर फूड को कंज्यूम करेंगे एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एसिड। और जस्ट इमेजिन आपके दांतों के ऊपर एसिड रहेगा रात भर, तो वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में अपने दांतों को सड़ाता जाएगा। बट सर, फिर 2 बार ब्रश करने की बात तो समझ ही नहीं आई कि 2 बार ब्रश आखिरकार क्यों करना चाहिए? ब्रश करने से ऐसा आखिरकार कौन सा चमत्कार होने वाला है कि हमारे दांत नहीं सड़ेंगे? बेटा, उस प्लास्टिक के टूथब्रश में एक्चुअली कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर लगाने वाली जो चीज़ है ना, जैसे हम कहते हैं टूथपेस्ट, वो आपको बचाती है आपके दांतों की कैविटीज से, या फिर मैं कहूँ टूथ डीके से। क्यों? जस्ट याद करो, इसके पहले हमने बी स्टिंग की बात करी थी। कौन से केमिकल रिएक्शन ने हमें बचाया था? उसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? आपके टूथपेस्ट के अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड है? क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, या क्या वो सॉल्ट है जो हमारी हेल्प करने वाला है? एक्चुअल में बेटा, आपके टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारा मिक्सचर प्रेजेंट होता है माइल्ड बेसिस का, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी मेक अ पिक्चर हियर, ताकि आपको टूथ डी के वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाए। टूथ डी के वर्ड इंग्लिश का अगर आपको खल रहा हो तो हिंदी में से कहते हैं हम दांतों की सड़न। ओके, और इससे बचने का जो तरीका है, लेट मी मार्क इट ओवर हियर। यहाँ पे भी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जस्ट अ मोमेंट। वो जो प्लास्टिक का ब्रश रहता है ना स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ दांतों के बीच के फंसे हुए खाने को निकालने के काम आता है। एक्चुअल में जो इसके ऊपर लगने वाला टूथपेस्ट है, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, वेट। ओके, ये आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर काफ़ी सारे माइल्ड बेसिस रहते हैं। आपके दांतों में जो बैक्टीरियाज ने एसिड प्रोड्यूस किया है, जब भी आप टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे तो वो उस बेस के कांटेक्ट में आएगा। यानी कि फिर से वही बात हुई, वो एसिड उस बेस के कांटेक्ट में आ रहा है बच्चों, जो आपके दांतों में न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन करेगा और सड़न से उसे बचाएगा। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन? सर, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट अलोंग विथ वाटर, and that particular chemical set of reaction is called as neutralization chemical reaction. Alright class, I hope आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए। वैसे मेरी एडवाइस तो यही है कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाता हूँ, आप अपनी ही इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 2 मार्च को है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। योर ओन क्रिएटेड नोट्स are actually a key to success students. थर्ड जो टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है ताजमहल। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। बट दैट्स नॉट अ हिस्ट्री क्लास। ताजमहल को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो स्लोली स्लोली वो येलो होता जा रहा है। बट सर, वो तो मार्बल का बना है और मार्बल तो वाइट होती है, तो वो येलो क्यों होता जा रहा है? इसका रीज़न भी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से ही जुड़ा हुआ है क्लास। ओके, क्योंकि ताजमहल के आसपास के एरिया में आने वाले 20 साल पहले, यानी कि गए हुए 20 साल पहले, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज थी। वन ऑफ द फैक्ट्री वॉज मथुरा रिफाइनरी, जो आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को रिलीज़ करा करती थी। बट सर, इन गैसेस की वजह से क्या ताजमहल का कलर ख़राब हो गया? एक्चुअल में इसके पीछे का पूरा सीक्वेंस मैं आपको समझाता हूँ कि इन गैसेस की वजह से क्या हुआ। सो दैट्स अ चिमनी एंड दैट्स अ फैक्ट्री। एंड वॉट वर दोज गैसेस? उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, and chlorofluorocarbon is also there. और जब ये गैसेस रिलीज़ होती है तो ये कहाँ जाती है? सर, एयर में जाती है, यानी कि हायर एल्टीट्यूड्स पर जाएंगी, क्योंकि एयर ऊपर की तरह ही ट्रैवल करती है। जब ये हायर एल्टीट्यूड पे गैसेस जाती है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? वहाँ प्रेजेंट होते हैं क्लाउड्स। और क्लाउड्स किसके बने होते हैं? सर, वाटर के बने होते हैं। तो क्लाउड्स में प्रेजेंट वाटर के साथ जब ये गैसेज रिएक्ट करेंगी ना बच्चों, तो पता है क्या होगा? ये गैसेस एक्चुअल में क्या है? ज़रा इनके नेचर को देखो। दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, एंड वेन एवर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, इसके बारे में पहले भी हमने बात करी है, व्हाट आर दे गोइंग टू फॉर्म? दे आर गोइंग टू फॉर्म वोलेटाइल कोरोसिव एसिड्स। सो पता है कौन कौन से एसिड प्रोड्यूस होने वाले हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड।
और ये एसिड जब उन बादलों से ज़मीन पर आते हैं प्रेसिपिटेट होने के बाद और एसिड की रेन होती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? सर इसे हम कहते हैं एसिड रेन। ये आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आता है टॉपिक स्टूडेंट्स। ओके, सो एसिड रेन इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। बट सर इस एसिड रेन की वजह से ताजमहल पीला कैसे पड़ा? तो उसका रीज़न ये है कि ताजमहल बना किस चीज़ का हुआ है बेटा? ताजमहल बना हुआ है मार्बल का, और मार्बल का जनरल नेम केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ सो दैट इज़ कॉल्ड एज लाइमस्टोन। अगर मैं उसके केमिकल नेम की बात करूँ सो दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे उसके एक्सक्यूज मी, अगर बच्चों मैं बात करता हूँ उसके एक्सक्यूज मी, अगर मैं बात करता हूँ उसके केमिकल फॉर्मूला की सो दैट इज CaCO3। और जब भी कैल्शियम कार्बोनेट इन एसिड रेन में प्रेजेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, वो क्या करेगा? वो कोरोड करेगा। और कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द फिनोमेना ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस मार्बल का कलर इतने सालों में इतने पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया बच्चों? उसका कलर चेंज हो गया from that of white to that of yellow, and that was the particular reason। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं और सेम सीक्वेंस में ही करिएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं बच्चों। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिडिटी। आपने टीवी पे कई सारे ऐड देखे होंगे इनो के, डाइजीन के, कि एसिडिटी हो रही तो ये ले लो। एसिडिटी क्या है बेटा? जब भी हम खाना खाते हैं ना तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव एसिड भी रिलीज़ होता है। और वो एसिड पता है कौन सा है? उसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। क्या आपको उसका नाम याद आ रहा है कि HCl एसिड का केमिकल नेम क्या है? उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, सी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये मिथ होता है कि हमारे स्टमक में सिर्फ HCl रिलीज होता है। वो गलत है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ HCl रिलीज होता है। तो आप ये कह सकते हो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट इज रिलीज इन अवर स्टमक। और HCl की अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये हाईली एसिडिक एसिड है, और अगर एसिड का अमाउंट हमारे स्टमक में जब भी ज़्यादा रिलीज होता है स्टूडेंट्स, सो उस केस में हम क्या कहेंगे? दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड हैज़ गॉट रिलीज इन टू अवर स्टमक। एंड वही तो रीज़न है किस चीज़ का? एसिडिटी का। एसिडिटी कुछ नहीं है, जब हमारे स्टमक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज़ हो जाता है बच्चों तो उसे हम कहते हैं एसिडिटी, और वी से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द टर्म एसिडिटी। ऑलराइट, बट सर इस एसिडिटी से वो जो मेडिकेशन होते हैं वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं? और इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो बच्चे एग्जाम में लिख आते हैं, मैंने भी पेपर चेक करे हैं, देखा है कि सर इनो पी लो। बेटा यहाँ पे आपको एक्चुअल में रीज़न लिखना है कि वो इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअल में करते क्या हैं। जब आपके स्टमक में एसिड रिलीज़ हो जाता है तो आपको एक मेडिकेशन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा जिसको हम कहते हैं एंटासिड्स। और एंटासिड उन पर्टिकुलर सेट ऑफ माइल्ड बेसिस का नाम है। तो आप कह सकते हो कि ये एक मेडिकेशन है जो आपको दिया जाता है ताकि आप उसे कंज्यूम कर सको। जब भी स्टमक में प्रेजेंट ज़्यादा एसिड इस बेस के कांटेक्ट में आएगा जिसे हम कहते हैं एंटासिड, तो क्या होगा? फिर से बच्चों वही होगा, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। सो एंटासिड के ऊपर अगर आपको MCQ आ जाता है 1 मार्क का तो उसका रीज़न और आंसर एक ही हो सकता है कि एंटासिड जो है वो मेडिकेशन है विच आर कंपोज ऑफ माइल्ड बेसिस और वीक बेसिस विच आर गोइंग टू हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी। आई गेस मुझे भी हो गई है थोड़ी सी। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? मुझे लगता है मुझे क्लास ख़त्म करने के बाद इनो लेना ही पड़ेगा। यहाँ मैं एक जनरल इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ। एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। इन नोट्स को ज़रूर से आप याद रख लें। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, और मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मैं उतनी ही हेल्प कर पाऊँ जितनी आज मैंने आपकी करी है। और पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं हूँ ना।